हेलो साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर इन डेप्थ सेशन के अंतर्गत एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय क्या है? यह विषय है ग्रीस से संबंधित, तुर्की से संबंधित। दरअसल हाल ही में एक दुर्घटना हो गई है जिसमें एक जहाज और नाव, जिसमें कुछ प्रवासी इसमें थे, सैकड़ों की तादाद में, वह नाव पलट गई है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है। तो आइए आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है ग्रीस के तट पर पलटी प्रवासी नाव, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से कि वह पूरा क्षेत्र, ग्रीस वाला क्षेत्र, तुर्की वाला क्षेत्र, इनके आसपास वाला समुद्री रीजन, कौन कौन सी यहाँ जल संधियां हैं, ये देश और किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी यूपीएससी की परीक्षा के लिहाज से। सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे खबर के बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे ग्रीस की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में कि यह कहाँ पर है, इसके आसपास कौन कौन से और क्षेत्र हैं। इसके बाद समझेंगे ग्रीस की प्रवासन पॉलिसी को या माइग्रेशन पॉलिसी को, ग्रीस की प्रवासन नीति को कि यह क्या है, इसके बारे में उसने क्या डिसाइड किया है। इसके बाद भूमध्य सागर में प्रवासी आगमन को लेकर क्या स्थितियां मौजूद हैं। पूर्वी भूमध्य सागर की स्थिति जानेंगे, पश्चिमी भूमध्य सागर की स्थिति जानेंगे। इसके बाद जानेंगे प्रवासन पर यूरोपीय संघ के देशों की क्या राय है और इन्हें लेकर क्या पॉलिसी वहां पर बनाई गई है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक और जवाब आपको देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से, किस खंड से संबंधित है। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को और सबसे पहले देखते हैं आखिर यह खबर कहां से ली गई है। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर क्या है? खबर है 100th feared death as migrant boat capsize of Greek coast, what we know so far। हमें जानना है कि अभी हाल ही में जो ये घटना घटित हुई है बोट के क्या होने से, गिरने से या डूबने से, तो उसके हमारे लिए क्या मायने हैं और यह घटना क्यों घटित हुई है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। तो अभी हमने चर्चा की कि जो ग्रीस वाला हिस्सा है, जिसका जो दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा प्रायद्वीप? इसका नाम याद रखेगा, पेलोपोनेस। तो दक्षिणी पेलोपोनेस प्रायद्वीप से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक नाव पलट गई है और इस नाव में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में प्रवासी बैठे हुए थे। ये प्रवासी तुर्की से ग्रीस की तरफ जा रहे थे और ये ग्रीस के बाद इटली की तरफ इनके जाने की संभावना है ताकि यूरोप में जा सके, यूरोप में निवास कर सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस नाव के पलटने से सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई है और यदि ऐसा है, आने वाले समय में इस बात की पुष्टि हो जाती है तो यह इस साल अब तक की सबसे बड़ी घातक तबाही के रूप में जानी जाएगी। जब यह नाव पलटी उसके बाद यूनानी तटरक्षक, नौसेना और व्यापारी जहाजों और विमानों ने खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिए हैं और ऐसा पाया जा रहा है कि अभी तक लगभग 79 से 80 लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 105-106 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यदि हम बात करें इसी संदर्भ में तो दरअसल ये सभी प्रवासी ग्रीस से इटली जाना चाह रहे थे और वहां से वे उत्तर यूरोप की ओर प्रवेश करना चाह रहे थे ताकि वे वहां जाकर निवास कर सकें। इस वजह से यह पूरी खबर आज सुर्खियों में आ गई है। आइए देखते हैं अब हम ग्रीस की भौगोलिक स्थिति को, यह कहां पर है और ग्रीस का तुर्की से क्या संबंध है। यदि हम इसे फिजिकल मैप के तौर पर देखें तो देखिए यह हिस्सा है तुर्की वाला हिस्सा, ठीक, और तुर्की वाले हिस्से के बाद ये छोटा सा हिस्सा देखिए आपस में कनेक्टेड है, यह है इस्तांबुल। यह भी तुर्की का ही हिस्सा है लेकिन यह कहाँ है? यूरोप में। इस ऐसे देश को जो 2 महाद्वीपों से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने इस बात को कवर किया है न्यूज ऑन मैप के सेशन में। इसके अलावा हमने दृष्टि आईएएस के शॉर्ट्स में भी इस बात को कवर किया है। यदि हम बात करें कि देखिए हमने अभी देखा कि इसका तुर्की का एक हिस्सा यहाँ भी है और यह किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? ग्रीस के साथ, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसके आसपास देखिए कौन कौन से सागर है। एजियन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है भूमध्य सागर। इसे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से से कुछ देश यूरोप में प्रवेश करते हैं और भूमध्य सागर के पश्चिमी हिस्से से भी कुछ देश यूरोप में प्रवेश करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये तो हमने देखा किसके बारे में, किसी ग्रीस की अवस्थिति के बारे में और तुर्की की आपस में कैसे कनेक्टेड है।
दरअसल तुर्की के बाद बहुत आसान हो जाता है इटली की तरफ यात्रा करना। देखिए, यदि कोई देश तुर्की आता है तो तुर्की से इटली जाना काफी आसान है, उसके बाद फिर यूरोप में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में प्रवासी क्या करते हैं कि यहाँ से प्रवासन करते हैं अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों से, फिर तुर्की के बाद ये यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। या कुछ ऐसे देश हैं जो गैर अफ्रीकी हैं लेकिन इस वाले कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ से सीरिया इराक से होते हुए तुर्की के बाद ये ग्रीस में जाते हैं और ग्रीस के जरिए फिर ये ऊपर कहाँ पहुंच जाते हैं, यूरोप में। तो इनके लिए आसान हो जाता है। इससे आप दूसरे मैप में भी देख सकते हैं, ये है ग्रीस की अवस्थिति और ग्रीस के आसपास कौन से सागर हैं, आप इसे देखिए, आयोनियन सी, एजियन सी, ठीक से ध्यान से रखिएगा। और आपको और भी चीजें देखनी है कि तुर्की के साथ कौन से देश हैं जो अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। चूंकि इस पर एक सवाल फ्रेम किया गया है लास्ट में जिसका जवाब आपको देना है, इसलिए इसे ठीक तरीके से हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। आप इसे इमेज में ठीक से देख लीजिए ताकि आप आसानी से लास्ट में इसका जवाब दे पाएं, क्योंकि एक तरीके से हमने यहाँ पर इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है, तो ये है अवस्थिति किसके बारे में, तुर्की के बारे में। अब आइए देखते हैं कि ग्रीस के पास ये जो अभी घटना घटित हुई है, ऐसे में ग्रीस की प्रवासन पॉलिसी क्या है, क्यों मतलब लोग वहां से प्रवासित होकर दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई। दरअसल ग्रीस के अधिकांश प्रवासी तुर्की पार करके आते हैं, ये भी हमने चर्चा भी की। इराक, ईरान वाले ऐसे देशों से, इन क्षेत्रों से प्रवेश करके तुर्की के बाद फिर ये ग्रीस में प्रवेश करते हैं और फिर ये यूरोप के ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये कैसे प्रवेश करते हैं, दरअसल तुर्की के बाद यहाँ पर आप देखिए मैप में यह है तुर्की और ग्रीस के बीच में एक नदी है। इस नदी को कहा जाता है एवरोस नदी। ठीक है, यह नदी ग्रीस में एवरोस नदी के नाम से जानी जाती है, जबकि तुर्की में मैरिक नदी के नाम से जानी जाती है। यानी अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। तो जो प्रवासी हैं वे मैरिक नदी को पार करके यानी एवरोस नदी को पार करके कहां पहुंचते हैं, ग्रीस में। तो यहां से प्रवासी इस नदी को पार करके ग्रीस जा रहे थे और इसी क्रम में इनकी नाव यहां पर पलट गई और बुरी घटना देखने को मिली, जिसकी वजह से फिर ग्रीस के जो तटरक्षक हैं, यूनानी जो तटरक्षक हैं, उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया और लोगों को बचाया भी, जिसमें लगभग 80 लोग डेथ पाए गए हैं। 79 संख्या बताई जा रही है, लगभग 80 बोला गया और लगभग 104 से 105 लोग गंभीर रूप से घायल देखे गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में इस नाव में प्रवासी शामिल थे। ये तो हमने देखा ग्रीस और तुर्की के बारे में। अब इसकी प्रवासन पॉलिसी के बारे में यदि हम बात करें तो हाल के वर्षों में क्रॉसिंग में तेजी से गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है, क्योंकि ग्रीस ने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। उन्होंने रूल बनाया है क्या कि ग्रीस के जो भी समुद्री मार्ग है उन पर उन्होंने क्या कर दिया है, गश्त बढ़ा दी है, तैनाती शुरू कर दी है, ताकि प्रवासी इस पूरे क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। एवरोस के साथ इन्होंने ये जो एवरोस रिवर है इस पे इन्होंने पूरी एक क्या कर रही है, सीमा की बाड़ बना दी है, ताकि यहाँ यदि नदी तक भी लोग जाते हैं तो नदी के बाद फिर ये ग्रीस में प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा यह देश इन सभी मामलों के बाद क्या हो गया है कि यह देश कई प्रवासी मानवाधिकार समूहों और तुर्की के अधिकारियों के लगातार आरोपों का सामना कर रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि प्रवासियों को रखा जा सके। कई जोखिम उसने इससे पहले उठाए हैं। इस मामले में ग्रीस ने यह देखा कि जब उन्होंने ये बाड़ लगा दी और गश्त बढ़ा दी तो इसके बाद कई ऐसे मानवाधिकार संगठन हैं, मानवाधिकार समूह है और तुर्की है जो उन पर लगातार आरोप लगा रहा है कि ऐसा ग्रीस ने क्या किया है, गलत किया है। यदि हम ग्रीस की बात करें तो कई लोगों का यह भी मानना है, यानी कई लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जहाज की तबाही के लिए ग्रीस की प्रवासन नीति दोषी ठहराई जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गश्त बढ़ा दी और ऐसी हरकतें करी जिसकी वजह से मतलब प्रवासी दूसरे देश में प्रवेश ना करें, तो इस वजह से जो प्रवासी थे वे बहुत अधिक संख्या में वहां से जा रहे ताकि एक बार में ही ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए और इसकी वजह से वह नाव बुरी स्थिति में फंस गई और ऐसी घटना देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर ग्रीस ने भी क्या कहा है, ग्रीस ने कहा है कि हमने ही यानी हमारे ही यूनानी तटरक्षक ने ही यहाँ पर इनकी सहायता का इनकार करने के बावजूद उनकी सहायता की और जहाज की मदद की। साथ ही इन्होंने यहाँ पर बचाव अभियान भी शुरू किया और बचाने के क्रम में सर्वाधिक जो इन्होंने कार्य किया है वह ग्रीस के ही तटरक्षकों ने किया है, यानी उन्होंने अपना तर्क भी यहाँ पर दिया है। ये तो हमने देखा ग्रीस की प्रवासन पॉलिसी के बारे में। अब हम जानते हैं कि भूमध्य सागर में प्रवासी आगमन को लेकर क्या स्थितियां अभी तक मौजूद हैं।
यदि हम बात करें इटली के संदर्भ में, क्योंकि मैक्सिमम देखा जा रहा है कि प्रवासी यूरोप की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इटली में इस वर्ष यानी वर्ष 2000 इसी वर्ष की बात करें तो अब तक सबसे विशाल बहुमत देखा गया है प्रवासियों का। लगभग 55,160 ऐसे प्रवासी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने इटली में आगमन किया है, यानी जो इटली पहुंचे हैं। और ये वे कौन से प्रवासी हैं जो यूरोप में माने जाते हैं क्या इर्रेगुलर, यानी अनियमित आगमन जिनका होता है, ऐसी संख्या इसमें देखी गई है, जो वर्ष 2022 और 21 की तुलना में दोगुने से भी अधिक माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष 2022 में इसी अवधि में 21,884 प्रवासी दर्ज किए गए थे और 2021 में इसी अवधि में 16,737 प्रवासी आगमन दर्ज किए गए थे। जिसमें सबसे अधिक आगमन कहां से हुआ है, यदि हम इस वर्ष की बात करें तो आइवरी कोस्ट, मिस्र, गिनी और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा इस बार आगमन देखे गए हैं प्रवासियों के यूरोप के लिए, या सबसे ज्यादा बात करें तो इटली के लिए ये मामले देखे गए हैं। इसके अलावा मोरक्को या अल्जीरिया से स्पेन जाने वाले जो भी प्रवासी हैं वे किस रूट को फॉलो करते हैं? पश्चिमी भूमध्य मार्ग को फॉलो करते हैं। यदि हम इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहें तो देखिए यह है, अभी हमने चर्चा की यहाँ पर यह है तुर्की, और तुर्की के ही जस्ट बाजू में है ग्रीस। तो जो लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं फिर तुर्की के बाद ग्रीस जाते हैं, जिसमें इराक, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान वाले लोग हैं, तो ये यहाँ से प्रवेश करके फिर ग्रीन के बाद इटली में जाते हैं, ग्रीस के बाद इटली में जाते हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा मार्ग अपना रहे हैं? पूर्वी भूमध्य सागर वाला मार्ग, जबकि यह भूमध्य सागर वाला हिस्सा, तो पश्चिमी भूमध्य सागर वाले हिस्से से भी अफ्रीका के लोग यूरोप जाते हैं। जो मोरक्को और अल्जीरिया के लोग हैं ये स्पेन के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करते हैं। तो ये कौन सा मार्ग हो गया? पश्चिम भूमध्य सागरी। और ये कौन सा मार्ग हो गया? पूर्वी भूमध्य सागरी। तो तुर्की और ग्रीस से जो यूरोप जाते हैं वो पूर्वी भूमध्य सागरी वाले मार्ग को अपनाते हैं, जबकि जो लोग मोरक्को और अल्जीरिया से प्रवेश करते हैं स्पेन से होते हुए, वे लोग क्या करते हैं? पश्चिमी भूमध्य सागरी वाले मार्ग को अपनाते हैं। आप इसे अपने पास भी मैप में ध्यान से देख लीजिएगा। इसे हम जिसके बारे में हमने चर्चा की वो यही है कि मोरक्को और अल्जीरिया के लिए जो प्रवासी इच्छुक हैं, इनसे यहाँ से जो प्रवासी जाते हैं वे पश्चिमी भूमध्य सागर का अपनाते हैं। वहीं पूर्वी भूमध्य सागरी मार्ग सीरियाई, इराकी, अफगान आदि ये पूर्वी भूमध्य सागरी मार्ग को अपनाते हैं। ये तो हमने देखा क्या भूमध्य सागर में सागर के आसपास क्या पॉलिसी है। अब हम जानते हैं कि प्रवासन पर यूरोपीय संघ के देशों की क्या राय है। दरअसल हमने अभी देखा कि भूमध्य सागरी जो भी देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, क्योंकि भूमध्य सागर के ऊपर कौन से देश हैं? यूरोप वाले देश हैं। तो ये सभी देश जो प्रवासी वहां जा रहे हैं उनका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। तो भूमध्य सागरी देशों की वर्षों से ये शिकायतें रही है कि और भी देश हैं जो आगे निकलकर सामने आए और प्रवासियों को अपनाएं और उन्हें अपने क्षेत्र में ले जाएं, उनका यहाँ ध्यान रखें। क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जो देश यूरोप की तरफ जाते हैं, यूरोप के संसाधनों पर उनका बोझ बढ़ रहा है और इसके बावजूद यूरोप कई समय से, कई वर्षों से मानवाधिकार जो समूह हैं उनकी आलोचनाओं को झेल रहा है। तो ऐसे में उनका मानना है कि और भी दो देश आगे आए। इसके अलावा पोलैंड, हंगरी और अन्य यूरोपीय देशों ने चूंकि इससे पहले यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि प्रवासियों को ध्यान रखा जाए, उन्हें रहने के लिए व्यवस्था की जाए उनके लिए, तो और यूरोपीय संघ भी ऐसी कई योजनाएं बनाता रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में, तो पोलैंड, हंगरी और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ की योजना को अस्वीकार कर दिया है। किस लिहाज से? कि प्रवासियों की देखभाल के बोझ को साझा किया जाए। यानी यूरोपीय संघ ने कहा कि प्रवासियों के जो बोझ है, इस देखभाल की जो बोझ है उसे साझा करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इन देशों पर इतना ज्यादा यहाँ पर मामला क्या है, फ्रांस, स्पेन या हम कहें इटली, ग्रीस, इन पर इतना अधिक यहाँ पर दबाव पड़ गया है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पोलैंड और हंगरी भी इसे साझा करें, लेकिन इन देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हम अपने संसाधनों पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि एक नए प्रवासन पर सहमति बन गई है, एक नई शरण समझौते पर सहमति बन गई है और अन्य देशों के साथ आपस में साझा रूप से इसी हफ्ते बातचीत हुई है ताकि जो प्रवासन पॉलिसी है उसे रिन्यू किया जा सके और सभी देशों के लिए एक नई प्रवासन पॉलिसी को बनाया जा सके। इसके अलावा मानवाधिकार समूहों ने भी कुछ बातें कही है, जिसमें मानवाधिकार समूह क्या कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने लीबिया के तट पर जो तटरक्षकों द्वारा जो प्रवासी बचाए गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें आउटसोर्स करने की कोशिश की है। यानी
मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि यूरोपियन यूनियन अब प्रवासियों को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ऐसी जगह पर रख रहा है, उनके ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसे में इन मामलों को देखने की बात कही है किसने? मानवाधिकार समूह ने, या मानवाधिकार के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन्होंने। इसके अलावा कुछ और भी मामले निकलकर सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो उत्तरी अफ्रीकी देश हैं उनके साथ यूरोपियन यूनियन ने कुछ समझौते किए हैं। जो समझौते किससे संबंधित हैं? वे समझौते हैं सीमा नियंत्रण में सुधार से संबंधित, ताकि जो अफ्रीकी देश हैं वे अपनी सीमाओं के नियंत्रण को लेकर, अपने प्रवासियों के नियंत्रण को लेकर सीमा सुधार पर ध्यान दें और प्रवासी नौकाओं को यूरोप तक पहुंचने से रोकने के लिए भी समझौता किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोप के कई देशों के द्वारा। किसके साथ? अफ्रीकी देशों के साथ। तो ये तो हमने चर्चा की किसके बारे में? प्रवासन को लेकर यूरोपीय संघ की और अन्य देशों की क्या राय है। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, ग्रीस की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है? हमारे ऑप्शन है एजियन सागर, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।